Hello everyone, welcome back to another video. I am Ayush Bhoj, a first year BTech student at IIT रुड़की। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जनवरी जेई मेंस के अटेम्प्ट में। और आज मैं वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है मैथ्स जैसा कि आपके 40-50 नंबर भी आ रहे हैं तो अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। केमिस्ट्री थोड़ा ईजियर है, काफ़ी ईजियर है मैथ्स से। तो केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड टू स्कोर एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स, जिससे आपकी 98-99 परसेंटाइल आ जाए। तो आज केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक अभी थोड़ा हट गया सिलेबस से, बहुत सारे चैप्टर्स हट चुके हैं इनऑर्गेनिक के, बट स्टिल वेटेज जो है वो उतना कम नहीं हुआ है। विभिन्न ऑर्गेनिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और अभी आप क्या क्या बढ़ के अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने वीडियो देखी तो एटलीस्ट आपका स्कोर 30-40 से तो इंप्रूव होगा ही। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स, सबसे पहले बात करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये सॉल्यूशंस में भी थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। सॉल्यूशंस और मोल कंसेप्ट में मोलरिटी वगैरह ये सब पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इसके, और एक पर्टिकुलर चीज़ है कंबशन। तो एक कंबशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो कंबशन का टॉपिक क्लियर है। इसके अलावा भी स्टोइक्योमेट्री के ऊपर और क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको यील्ड परसेंटेज निकालना पड़ता है, वो सब वगैरह, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इन दो चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स और स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन आएगा, आसान ही आता है। तो ऐसा मत सोचो कि मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। अगर मुश्किल आता है तो छोड़ सकते हैं, बट 92-95% आसान ही आता है तो आप कर लोगे। अगली बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्वांटम नंबर्स एंड नोड्स, और क्वेश्चन सिमिलर टू मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो वो आपने देखा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफ़ी ओवरलैप करती हैं कुछ कुछ चीज़ें ही एक्स्ट्रा हैं बस एटॉमिक में, और कुछ वहाँ मॉडर्न फिजिक्स में भी एक्स्ट्रा है। तो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये, काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाने लायक नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी ही आते हैं और आप कर ही लोगे। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है जिसमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरी में जो आप पढ़ोगे उसी से आएगा। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, कॉपर, क्रोमियम और बाकी भी होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर एंड नोड से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांटम नंबर इसका क्या होगा, पॉसिबल क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं ये सब, और नोड्स कितने हैं, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडाइनमिक्स में किस पे क्वेश्चन आते हैं? पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है एंट्रोपी, तीसरा है फ्री एनर्जी, चौथा है वर्क डन, और पांचवा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप कितने भी एंथैल्पी वाले रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कर ही लोगे। बाकी एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें आपको निकालना है फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी के भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि टफ है काफ़ी थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि यार थर्मोडाइनमिक्स में सिर्फ फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं। जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो 2.303 एनआरटी वाला, आप उसी से क्वेश्चंस कर लोगे बहुत सारे। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चंस जो हैं वो आसान है, जैसे कि ये क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी इसमें निकालनी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगेगा एक, तो आप कर लोगे। और एक और चीज़ है उसके बाद, क्वेश्चंस ऑन के पी एंड के सी, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम में के पी और के सी पे क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एच आई की रिएक्शन है, H2 और I2 से HI बन रहा है, इसमें आपको के पी निकालना है, या फिर के सी, एक ही है इन दोनों, इस केस में दोनों बराबर है। वरना एक फॉर्मूला भी होता है के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये सब इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट क्या क्या होता है। जैसे आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें जो है इनर्ट गैस को ऐड किया है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सबसे पहले लिख देना भी जाके, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो किस साइड डायरेक्शन जाएगी, वॉल्यूम कम कर दी, प्रेशर बढ़ा दिया तो किस साइड डायरेक्शन जाएगी, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दे कैन आस्क यू इक्विलिब्रियम में किस प्रोडक्ट या किस रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, और इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाल लोगे। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये, तो ये काफ़ी इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं आता है पेपर में, आप कर लोगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने जा रहा हूँ मैं अब। पहला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। गारंटीड क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो काफ़ी आसान आएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, आसान सा चीज़ है, आसान सी चीज़ है। आप अगर गलत करते हो क्वेश्चन तो मतलब आसान क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे, अगर हार्ड आएगा तो छोड़ने में कोई बुरी बात नहीं है,
बट काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करते हैं बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला पता हुआ है बफर सॉल्यूशंस में पीएच कैसे निकालते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस होते हैं क्या, क्योंकि पिछली बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया था कि बफर सॉल्यूशन होता क्या। और तीसरी चीज़ है पीएच कैलकुलेशन। तो पीएच कैलकुलेशन तो इस चैप्टर का हार्ट है, बिकॉज यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन पीएच कैलकुलेशन से ही आते हैं। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें पीएच दे रखा है और कंसंट्रेशन पूछी है, तो एक्चुअली वॉल्यूम पूछी है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप इसको कर लेते हो तो आप बाकी भी कर लोगे। और बाकी आपको पीएच के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। वैसे आपने भी बनाए होंगे नोट्स, बट आपको मेरे नोट्स में सारे फॉर्मूला एक साथ कंपाइल्ड मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में। नेक्स्ट चीज़ है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में एन फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिएक्ट करते हैं हर बार। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं। इसमें आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को और इंटीजर कोफिशिएंट का वैल्यू बतानी है, जैसे इसमें z की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली। इसके अलावा जैसे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा या फिर आपके टीचर्स के नोट्स में मिल जाएगा, तो वो सब भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में, जैसे कि इंडिकेटर और टाइट्रेशन। वो सब जनरली नहीं पूछते हैं पेपर में, बट बहुत रेयर चांस है पूछने का। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने नोट से पढ़ सकते हो या फिर अपने टीचर के नोट से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट तो हट गया है मेंस के लिए, एडवांस में ज़रूर है, बट विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस अभी। सॉल्यूशंस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ और वेंट ऑफ फैक्टर पे इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है, बट इसमें आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछी है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं। और बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। तो सॉल्यूशंस में इतना ही है। बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स वाला क्वेश्चंस वो मोल कंसेप्ट में ज़्यादातर पूछते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपकी शिफ्ट में, दो भी आ सकते हैं। दो क्वेश्चन आने की 75% चांस है, तो इसको पढ़ना है। और इसमें 6 टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, इसकी 90% चांस है। नेक्स्ट है बैटरीज। तो लोग सोचते हैं कि बैटरीज नहीं पढ़नी चाहिए बिकॉज थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा रटना पड़ता है, बट अगर आप बैटरीज पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। झट से आप क्वेश्चन देखोगे और आपने आंसर टिक कर दिया। और बोर्ड्स के लिए भी लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, तो प्लीज़ पढ़ लेना ये वाला पार्ट, बैटरीज का लास्ट वाला पार्ट होता है जो। इसके अलावा फैराडेज लॉ, कोल्ड रॉश लॉ से भी क्वेश्चन आने की बहुत चांस है, जिसमें आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर खेलना पड़ता है। लास्ट है कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइसिस। कंडक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालते हो लैम्डा वगैरह, और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले कहाँ पर डिपॉजिट होगी। ये सब आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, तो आप इनको अच्छे से करिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करिए। मैं भी कोई क्वेश्चन दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि एज सच कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आए, सारे क्वेश्चन एक सिमिलर पैटर्न पे हैं। जैसे नर्स्ट इक्वेशन में आपसे पूछ लेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ेगी, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी आसान चैप्टर है, लोग सोचते हैं कि हार्ड है। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे, हाफ लाइफ क्या है, ये सब वगैरह क्या है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें आपको हाफ लाइफ बतानी है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले से इससे आंसर आ जाएगा आपका। इसके अलावा जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आता है तो आप कर ही लोगे, काफ़ी आसान है। एक और चीज़ पूछते हैं वो है पैरेलल एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। पैरेलल एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एज सच कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, बट आपके नोट्स में होगा और मेरे नोट्स में भी है, शॉर्ट नोट्स में आप देखोगे तो। बट काफ़ी इजी टॉपिक है। पैरेलल में आपको पता होना चाहिए कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं और सीक्वेंशियल में भी रेट लॉ कैसे लिखते हैं। अगर आपको रेट लॉ लिखना आता है तो आप मोस्टली क्वेश्चंस कर लोगे, बाकी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको बेसिक्स तो आता ही है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन तीनों चैप्टर्स के बिना आप बाकी चैप्टर्स को समझ नहीं पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो केमिकल बॉन्डिंग है। तो पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में आपको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके ट्रेंड्स होते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन चारों के आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। आपके नोट्स होंगे। एक्सेप्शंस भी कुछ कुछ होते हैं, ग्रुप 13 वाले एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ये सब एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिखे हुए हैं। पीरियोडिक टेबल का अलग चैप्टर का अलग पीडीएफ बना के रखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वरना आपके नोट्स में भी होगा। इसके अलावा नोमेनक्लेचर, 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है उनका नोमेनक्लेचर अलग होता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। रेयरली क्वेश्चन आता है, बट अगर आ गया क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग।
तो इसमें होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन से आप किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, 90% क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स का sp3 है, या फिर इनमें से किस मॉलिक्यूल में लोन पेयर सबसे कम है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या और स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो 10% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ सकता है और फिर 5% फजान्स रूल से आ सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए कि जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे भरते हैं, और इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको आना चाहिए अच्छे से, और बॉन्ड ऑर्डर भी। तो इसके नोट्स भी मैंने रखे हुए हैं। जैसे एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा होता है। इसके अलावा फजान्स रूल में कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स आपको पता लगता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी क्लास में आपको बताया होगा कि कैसे करते हैं। तो इसका ऑर्डर भी बहुत पूछ रहे हैं आजकल मेंस में, तो ये भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें पूछते हैं VBT एंड CFT। VBT एंड CFT इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं 80 to 90%। तो आपको आना चाहिए VBT CFT से आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसके अलावा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो बहुत कॉमन आया है क्वेश्चन, तो मोस्टली हर शिफ्ट में आ जाता है और इजी क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिगैंड को कौन सा नाम देते हैं और कैसी कैसी नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चैप्टर आता है P ब्लॉक। S ब्लॉक तो हट गया सिलेबस से मेंस के लिए। P ब्लॉक की बात करते हैं तो NCERT आपको अच्छे से पढ़नी है। और ऐसा मैं कह रहा हूँ कि NCERT पढ़नी, तो NCERT में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो काफ़ी पूछी जाती हैं, जैसे कि रिएक्शंस ऑफ जिनॉन। जिनॉन की रिएक्शंस काफ़ी पूछी जाती हैं, जैसे Xg+F2 करेंगे तो क्या बनेगा। ये सब रिएक्शंस जो होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, NCERT में दी हुई हैं ग्रुप 18 वाले सेक्शन में। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स बहुत पूछ रहे हैं आजकल, ऑर्डर बताना पड़ता है आपको। और दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, कि किसकी ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक है, ये सब आपसे पूछ रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं। तो ये NCERT में सब कुछ दिया हुआ है, और NCERT से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादातर। और इसलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज सारे क्वेश्चन NCERT के अंदर ही हैं, और PYQs आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं जिससे आपकी अलग से तैयारी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं DNF ब्लॉक की। DNF ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रोमेट और मैग्नेट पर मैग्नेट। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनके एन फैक्टर के ऊपर, रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इनका कलर क्या है, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और एक और चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है F ब्लॉक के एलिमेंट्स की, वो आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज किसी का भी पूछ लेते हैं आजकल, यूरोपियम या समेरियम का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लेंगे, और उनमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप F ब्लॉक के याद कर लो एक्सेप्शंस। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है अपने अपने पीरियड में। D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट चीज़ जो इनऑर्गेनिक में है वो है सॉल्ट एनालिसिस या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें फ्लेम टेस्ट आप पढ़ लोगे तो सही है, फ्लेम टेस्ट। इसके अलावा आप बोरेक्स बी टेस्ट भी पढ़ सकते हो, और लसाइन टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लिंक्ड है। ये सब टेस्ट आप पढ़ सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप छोड़ भी सकते हो, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको फिर NCERT की जो लैब मैनुअल होती है उससे पढ़ना पड़ेगा, बट वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर सकते हो, वो आपको बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के टाइम पे भी हेल्प करेगी। तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो आप कर लोगे। इसके बाद बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था केमिस्ट्री। इन तीनों में से फेवरेट मेरा ऑर्गेनिक ही था। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आपको बेसिक नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर का, IUPAC का, आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट चैप्टर इज़ GOC, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके ये जो है वो सारे चैप्टर्स का बेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्शन कैसे होती है ये सब पता चलेगा। एसिड एंड बेस, बहुत क्वेश्चन्स आते हैं एसिड एंड बेस, कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, ज़्यादा बेसिक कौन है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं दवा के, तो एसिडिक बेस तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपने एसिड बेस नहीं पढ़ा सबसे पहले जाके आप पढ़ो, बिकॉज एसिड बेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसिड बेस आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी तक। उसके बाद आइसोमर्स की बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस कंपाउंड में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। इसके बाद रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी
कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, इंटीजर टाइप में आता है। और रेजोनेंस में आपको कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये आता है। और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट बन रहा है तो मतलब आप समझ जाओगे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है रेजोनेंस में। इसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस चीज़ें जो GOC से आती हैं। जेल्डाल्स एंड ड्यूमास मेथड, तो ये 2 मेथड्स हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन के। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको बस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए और उसके बाद स्टोइकियोमेट्री है, बाकी सब कुछ। बाकी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इसमें क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और ये सब आता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किससे होता है। और इसके अलावा इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब भी होता है। आपको इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे वो एग्जांपल्स सब NCERT में लिखे हुए हैं, वो डायरेक्ट एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन में। नेक्स्ट चीज़ है टॉटोमर्स में इनॉल कंटेंट। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आप स्टेबिलिटी देख के निकाल लोगे कि कौन सा इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इनॉल ज़्यादा कहाँ पे होता है टॉटोमेरिज्म में। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये होल चैप्टर इस पूरे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आता है और मोस्टली ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स का देख लो, चाहे एमिनो एसिड्स का देख लो, चाहे प्रोटीन्स का देख लो, ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। आपसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं। आपको अगर NCERT बोर्ड लेवल नॉलेज है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। 1 लेटर कोड बताना है नेचुरल एमिनो एसिड का। तो ये 1 लेटर कोड भी आपको पता होना चाहिए और इसकी अलग अलग ट्रिक्स होती है याद करने की, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड प्लस Z3 का मॉड बताना है। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और अलग अलग pH में कितना चार्ज होगा ये बताना है। तो ये जो है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, ये एडवांस का क्वेश्चन है PYQ। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चार्ज कब मॉलिक्यूल कब पॉजिटिव दिखाता है, कब नेगेटिव दिखाता है, कौन सी चीज़। जैसे NH3 या फिर COH जो है वो H+ अपना कब देता है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। अगली चीज़ है रिएक्शन मैकेनिज्म। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनसे पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ऐसे तो आपको सब पता होने चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपने उतनी अच्छी लेवल से पढ़ाई नहीं की तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूँ जिससे पेपर में आने की मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा है। पहला है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से आप बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसमें एसाइलेशन अल्काइलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है, वो सब चीज़ें। तीसरा है अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। अल्डोल और कैनिज़ारो के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कब क्या क्या हो सकता है। और कैनिज़ारो में आपको पता होना चाहिए कि एक ही कंपाउंड रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, इसमें टेस्ट होते हैं अलग अलग, जैसे कि लूकस टेस्ट हो गया या फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट आ सकते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल में, तो आपको ये सब पढ़ना होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन दोनों बनता है इस रिएक्शन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक फिनॉल की रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शंस किस किस के साथ, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। कोल बेस रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए आपको। फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कैसे होती है वो पता होनी चाहिए। राइमर टीमन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। और हेलोजिनेशन इन डिफरेंट मीडियम, जैसे फिनॉल को आपको पता होगा Br2 अगर आप CS2 में डालोगे तो क्या होगा, और Br2 आप पानी के साथ डालोगे तो क्या होगा। तो आपको रिएक्शंस कैसी होती है फिनॉल की। फिनॉल काफ़ी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिनॉल, और एनिलीन भी। एनिलीन में भी सिमिलर रिएक्शन से आपको पता होने चाहिए। फिनॉल और एनिलीन के ऊपर ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फिनॉल और एनिलीन के रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। और लास्ट चीज़ जो है वो है रेट ऑफ SN1 एंड SN2। आपको पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड में SN1 जल्दी होगा, किस कंपाउंड में SN2 जल्दी होगा, और ये सब बोर्ड के लेवल में पढ़ाया जाता है अच्छे से। SN1 और SN2 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यही आज की वीडियो में सब टॉपिक्स थे। केमिस्ट्री काफ़ी आसान है मैथ्स के कंपेरिजन में, आप अच्छा स्कोर कर लोगे आराम से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको फिजिक्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।